हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं 2019 में अप्रैल वाले सेट का हम सेट ए कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 70 क्वेश्चंस को खत्म कर लिया था। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स के अलावा बहुत सारी चीजें हमने कवर करी थी, जैसे हमने पैसेज किए, रीअरेंजमेंट किए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ चुके थे, फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत करा था, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। स्पॉटिंग एरर्स अभी तक नहीं आया था, तो आज के सेट का जो शुरुआत हो रहा है वो स्पॉटिंग एरर से हो रहा है। 70 वाले क्वेश्चन पे हमने खत्म किया था, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आंसर करके इसको खत्म किया था। सो आज 71 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डायरेक्शंस आपको पढ़ के दिखा देता हूं, उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस रियल टाइम जो है उन पे। तो स्पॉटिंग एरर्स में आपके पास में डायरेक्शंस कह रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। हर बार हमको डायरेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए है ये। तो यहां पे हर सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ए, देन बी, देन सी। उसके बाद में रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइंड पार्ट एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अगेंस्ट द करेस्पॉन्डिंग लेटर। जिस भी ऑप्शन में आपको लग रहा है ए बी सी में एरर है, उसको आप स्पॉट कर दीजिए और वैसा ही सेम अपनी ओएमआर में फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखती है सेंटेंस में, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन डी। यानी हर एक सेंटेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर 3 में से किसी पार्ट में गलती है सो ए बी सी में से कोई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है भाई सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, अब उस केस में हम क्या करेंगे, सेंटेंस को नो एरर यानी ऑप्शन नंबर डी को फिल कर देंगे। सीधी सी बात है, चलिए इसको करके देखते हैं। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं ये वाले। अगर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं अगर आप उनको जानोगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें करनी है। पहला क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। बहुत बढ़िया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज हमने पढ़ा था बेटा, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो ये आपको ऐसा लग जाएगा कि ये कहना चाहता है कुछ दिनों के अलावा। तो यहां पे कुछ दिन हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि फ्यू का मतलब तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, यानी फ्यू यहां पे गड़बड़ है। इसकी जगह पे क्या लेंगे बेटा, अ फ्यू लेंगे, तब इसका मतलब निकलेगा कुछ दिन। हमने इसका क्लियर डिफरेंस समझा था। फ्यू का मतलब होता है जीरो, लगभग जीरो। मतलब जैसे आप ऐसा लिख दो, x टेंडिंग टू जीरो। अब इसको हम बोलेंगे फ्यू, मतलब ये जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग जीरो जैसा ही है। मान लेते हैं 0.0005। अब ये क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, इसके लिए हम फ्यू लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू का हम यूज करते हैं जब भी हमको जरूरत होती है कुछ दिखाने की। जैसे मान लो 10 में से 4 या 3 क्या है, अ फ्यू है। 10 में से 1 क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, या 0.5 क्या है, ऑलमोस्ट जीरो जैसा। ठीक है। लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है, लगभग इतना होगी, काम चल जाएगा। तो ये सीरीज हमने सीखी थी, इसलिए यहां पे अ फ्यू की जरूरत है, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक। सो 71 वाला क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या पूछ रहा है। Being apprised with our approach, the whole neighborhood came out to meet the minister। हमने सीखा था apprise एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में प्रेपोजिशन ऑफ फिक्स रहती है। ठीक है, ये सीखा था, क्लास में हमने करा था। उसके अलावा यहां पे विद लगा है, तो हमें क्या पता चल रहा है बेटा, गलती कहां है, विद हटा देंगे, अपराइज के साथ में ऑफ लगा देंगे। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना किसी को या किसी को बता देना। ठीक है, दैट्स इन अपराइज। सो बीइंग अपराइज ऑफ आर अप्रोच हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर से यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या कहना चाहता है। द सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन पतंजलि वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, ये ग्रामेरियन जो पतंजलि थे वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र शुंगा। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, जैसे मान लो दो लोग हैं, मान लेते हैं ये वरुण है और ये मनीष है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी होंगे एक्सक्यूज मी, ये दोनों सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब जिस टाइम पे ये होंगे उसी टाइम पे ये भी होंगे। क्लियर है? इस बात के लिए हम ऑफ कहते हैं, मतलब एक दोनों के साथ ये एक ही टाइम को शेयर करे थे। ठीक है, तो यहां पे कंटेम्प्रेरी टू गलत हो जाएगा क्योंकि जूनियर सीनियर की बात नहीं हो रही। यहां पे कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सेम टाइम पे सेम लेवल पे एग्जिस्ट करना। सो टू की जगह यहां पे हम ऑफ लगाएंगे, तब ये बेटा सही माना जाएगा। ठीक है, तो द सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन पतंजलि वॉज अ
कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा करेंगे और ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हिज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स। देखो मेट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेट हम रियल टाइम चीजों के लिए यूज करते हैं। कोई आदमी अगर किसी से मिला है तब यूज करते हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है, कोई अपील है तो वो क्या हो सकता है, निराशा मिल सकती है, मतलब वो अपील को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस केस में हम हमेशा मेट विद यूज करते हैं बेटा, ठीक है। याद रखो इसको, मेट विद कब यूज करेंगे, जब कोई चीज को निराशा मिल रही है। तो देखो ये वाला जो मिलना है ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल नहीं है, और जब कोई रियल में मिलेगा तब उसके लिए हम मेट यूज करते हैं या मीट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेट विद लगा देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हमें एरर मिल जाएगी। चलो 75 देखो, बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू एस्केप सफरिंग। अच्छा देखो यहां पे बहुत सिंपल चीज लिखी, बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू एस्केप फ्रॉम सफरिंग होना चाहिए ना बेटा। एस्केप तो कहीं से निकलने को बोलते हैं, एस्केप का मतलब किसी जगह से बाहर निकल जाना। अब किसी जगह से बाहर निकलोगे तो वहां से बाहर निकल रहे हो, तो से वाला तो यहां पे वर्ड ही नहीं है, इसीलिए फ्रॉम लगाएंगे जिसका मतलब क्या होता है, से, ठीक है। इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर स्पॉट करी जाएगी। 76 देखो बेटा, दिस हार्डली वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबैंडन्ड। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हमने वर्ड सीखे थे जो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, इनका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। अब यहां पे कह रहा है दिस हार्डली वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबैंडन्ड। अब यहां पे कहा जा रहा है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद, या जो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला है। देखो हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो, है ना के बराबर होना। तो हार्डली में से यहां पे हार्डली हटा के क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हार्ड वन लिबर्टी लिखना पड़ेगा। इट शुड बी हार्ड वन लिबर्टी। याद रखो इस चीज को, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, और मुझे यहां पे चाहिए जो बहुत मुश्किल से मिला हो, और उसके लिए हमारे पास में वर्ड होता है हार्ड, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिनाई से या बहुत मुसीबतों के बाद जो चीज मिला होता है उसको हार्ड यूज करते हैं उसके लिए। चलिए याद रखो ये हार्डली जो है ना, ये कई बार आपको एरर्स में मिलेगा, और जनरली जो इसकी प्लेसमेंट है वो गलत तरीके से यूज हुई होगी। आपको हार्डली की जगह जनरली इसको हार्ड पे ही करके ठीक बनेगा। चलो 77 देखते हैं। माई फ्रेंड सेड he never remembered having read a more enjoyable book। अब ये देखो यहां पे प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया। my friend said he remembered, उसको याद है कि कभी उसने नहीं पढ़ी है, never having read a more enjoyable book। यहां पे देखो प्लेसमेंट को गड़बड़ कर दिया है। अगर never यहां बीच में लगा रहे हैं तो he never remembered, उसे कभी याद ही नहीं था। तो देखो ऐसे बोलने में तो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग गलत कन्वे हो रहा है। सो ही रिमेंबर्ड नेवर हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक, उसको याद है कि उसने कभी नहीं पढ़ा है इससे ज्यादा एंजॉयमेंट वाली बुक। तो ये बात थोड़ी सी अलग है ना। तो यहां पे बी वाले के साथ जाएंगे, जरा इसको समझो। अगर मैं बोलता हूं माय फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक, अभी कह रहा है कि उसको कभी नहीं याद है कि उसने कोई अच्छी बुक पढ़ी थी, ये मीनिंग निकल गया इस सेंटेंस का। लेकिन अगर मुझे कहना होगा कि उसे याद ही नहीं है कि उसने कभी पढ़ा था ऐसी बुक, तो यहां पे नेवर को मैं जब बाद में लिखूंगा, मतलब हैविंग के साथ में लिखूंगा, तब ये सही वाला मतलब निकल के आएगा। इसीलिए बेटा बी पार्ट को हमें ठीक करना पड़ेगा। 78 देखो, विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बहुत बढ़िया। सेकंड क्या है बेटा, ऑर्डिनल है। सेकंड क्या है, ऑर्डिनल, और इसके पहले क्या लगाते हैं, द। सो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सिंपल सी बात है। तो यहां पे 78 वाले भाई साहब किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखो आर्टिकल जब हम लगाते हैं तो मैं आपको सिखाता था कि याद रखो जब भी ऑर्डिनल्स आएंगे द लगाएंगे, ऑर्डिनल्स आएंगे द लगाएंगे। देखो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। चलो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। There are hundreds of superstitions which survive in the various parts of the country। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है there are hundred of superstitions। हमने जब सीखा था कि किस हिसाब से हम यूनिट, नंबर और मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं या किस हिसाब से लिखते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन लिखना, एक होता है नंबर यूनिट नाउन लिखना, लेकिन तब हमारे पास नंबर होना चाहिए, सिखाया था। दूसरा तरीका होता है हम लिखते हैं यूनिट जो हमेशा प्लूरल रहती है, फिर ऑफ लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा था। यहां पे देखो ऑफ लिखा है, तो ऑफ वाला फॉर्मेट अगर हमें फॉलो करना पड़ेगा तो हमको यानी कि यूनिट्स कैसी चाहिए होगी, प्लूरल चाहिए होगी, और ये हम तब कर सकते हैं जब कोई नंबर नहीं लिखा है। यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा है, हंड्रेड्स यहां पे क्या है, 100 क्या है, यूनिट का काम कर रहा है।
तो इसका मतलब है नंबर वाली फॉर्मेट नहीं फॉलो होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ नाउन वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो यूनिट के साथ में एस चाहिए, इसलिए 100 की जगह यहां पे हंड्रेड्स लिखोगे तब सही माना जाएगा बेटा। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस व्हिच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इतनी सिंपल सी बात है। चलो देखो ध्यान से आगे, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। It is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest. देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। It is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is. अब देखो यहाँ पे इफेक्ट्स क्या है, प्लूरल चीज है, यहाँ पे क्या लगा रहा है, इज लगा रहा है, इसको काटो, यहाँ पे आर लगा दो, सीधी सी बात, सही हो गया, खत्म बात। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा। देखो इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है 81 वाला। मैं आपको हमेशा समझाता जब भी कभी ऑफ आएगा आपको हमेशा याद रखना है कि ऑफ से पहले जो वर्ड रहेगा उसके हिसाब से हमेशा वर्ब चाहिए। यहां ऑफ के पहले इफेक्ट्स प्लूरल है इसलिए इज की जगह आर कर देंगे, सही हो जाएगा। चलो 81, द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। नाउ अपीयर, देखो यहां पे इफेक्ट्स प्लूरल है बेटा, इसके लिए हमें क्या लिखा है, प्लूरल वर्ब अपीयर, बिल्कुल सही है। टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहां पे देखो एक चीज जो गड़बड़ हुई है वो क्या हुई है, 81 वाले में कह रहा है कि द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहां पे एट द नेक्स्ट जनरेशन क्या है, यहां पे एट द नेक्स्ट जनरेशन नहीं होना चाहिए, यहां पे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगली जनरेशन जो आएगी, या फिर इन द नेक्स्ट जनरेशन भी हम कह सकते हैं, जो आगे जनरेशन आएगी उसमें दिखेगा, है ना, कि इफेक्ट जो है फीमेल एम्प्लॉयमेंट का वो क्या है, क्योंकि इमीडिएटली इफेक्ट दिखना मुश्किल होता है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे। सिंस द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स। अब यहां पे देखो सिंस का जरूरत ही नहीं है, सिंस द 15 मिनट्स नहीं, फॉर द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स। अगर मैं बोल रहा हूं 15 मिनट, तो 15 मिनट एक डॉट हो जाएगा या 15 जगह चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 मिनट्स ये स्ट्रेच में होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक डॉट है 15 मिनट। तो जब कोई चीज स्ट्रेच होती है तो क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो सिंस यहां से हटाएंगे, लगाएंगे क्या, फॉर द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स। सीधी सी बात है, फॉर द 15 मिनट्स दैट शी ड्राइव्स शी कन्फेसेस दैट शी फील्स लाइक अ वुमन विद विंग्स। सिंपल सी चीज, तो ए ऑप्शन के साथ इसको भेज देंगे, खत्म बात। तो 83 देखो, इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सही लिखा है। देखो इनिंग्स क्या होता है बेटा, देखने में प्लूरल लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर, एन इनिंग्स, ठीक है, एंड 3 रन्स, बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 83 वाला एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन। हमने सीखा था जब भी कोई चीज ईच वन से शुरू होगी या ईच से शुरू होगी या वन ऑफ से शुरू होगी, इसके बाद में जस्ट हम प्लूरल लगाएंगे, मतलब चेयर्स यहां पे ठीक लिखा है, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर चाहिए, क्योंकि वर्ब हमेशा ऑफ के जस्ट पहले वाले वर्ड के हिसाब से लगाते हैं और वन होता है सिंगुलर, इसीलिए यहां पे वर्ब क्या हो जाएगी, आर को हटा के बेटा इज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छी तरीके से पढ़ा था। ये सब क्वेश्चंस अगर आप ना कर पाओ तो इसमें आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा, मतलब यार कि पढ़ी हुई चीज इतनी आसानी से एग्जाम में आई हुई है फिर भी नहीं कर पा रहे। चलो 85 देखो, फ्यू क्रिएचर आउटविट द फॉक्स इन एजप्स फैबल। देखो यार बड़ी सीधी सी चीज है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, जब कुछ हो गया मतलब एक से ज्यादा। क्रिएचर कैसे कह सकते हैं, गलत है, इट शुड बी क्रिएचर्स, CREATURES, क्रीचर्स हो जाएगा और ये सही आंसर है। तो ए ऑप्शन के साथ यहां पे चले जाएंगे। देखो कितना आसान आसान सी चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। आसान भी क्यों लगेंगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर पढ़ी हुई हैं चीजें तभी आसान लगेंगी। 86 देखो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर द मोस्ट। अच्छा, कहीं पे भी दुनिया में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वुमेन और एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर द मोस्ट। परफेक्ट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। 87th, द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। इसमें फाउंडेशनल डायरेक्टर नहीं, फाउंडेशनल नहीं, इट शुड बी फाउंडर डायरेक्टर, इट शुड बी फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी होता है ना, फाउंडेशनल डायरेक्टर नहीं होता है। चलो तो इसमें आएगा 87 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 86 इज नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 88th वाला देखते हैं। Parents of LGBT community members are coming in with a little help from NGOs. They are not coming in, they are coming out हो जाएगा बेटा, coming out हो जाएगा,
है ना। कमिंग आउट का मतलब निकल के आना या बाहर आना या फिर लाइक उनको दिखना या एक्सप्रेस करना अपनी चीजों को, ये सारे मीनिंग्स कमिंग आउट के होते हैं। इट्स नॉट कमिंग इन, कमिंग आउट विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम एनजीओस। ये लोग बता रहे हैं कि हमें एनजीओ से कोई हेल्प नहीं मिल रही, दे आर कमिंग आउट लाइक दैट, ठीक है। तो इट शुड बी बी ऑप्शन। 89, टू लव वन आर्ट फॉर्म इज ग्रेट बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लिटिल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। देखो यहां पे एंड फाइंड लिटिल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। देखो यहां पे क्या ध्यान से बात कर रहा है, अरे सॉरी। To love one art form is great, but to be able to appreciate another and find little connections are priceless. देखो and find little connections, किसी चीज में लिटिल कनेक्शंस को खोज लेना, ये एक काम है। तो यहां पे आर प्राइसलेस नहीं, इज प्राइसलेस की बात करी जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे सी वाले पार्ट में गड़बड़ निकलेगा। एंड फाइंड लिटिल कनेक्शंस, यहां पे कोई एक काम है जो हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर नहीं इज प्राइसलेस लिखना पड़ेगा। सो सी पार्ट हैज गॉट द एरर। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद में लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 90। फीमेल लिटरेसी रेट हैज गॉन अप बाय 11% इन द पास्ट डिकेड एज अपोज टू अ 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। अच्छा ओके, okay, so 98 should be female literacy has gone up by 11% in the past decade as opposed to a 3% increase in the male literacy. It should not be opposed to, it should be as compared to beta, as opposed की जगह it should be as compared to a 3% increase in male literacy. देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी को, तो कह रहा है कि 11% इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें कि मेल लिटरेसी कितनी बड़ी है, ठीक है, सीधी सी बात। चलो सो दिस इज अप 98th वाला क्वेश्चन पे यहां पे खत्म हो रहा है ये। अब बात करते हैं नए टाइप की क्वेश्चन की, ये क्लोज कॉम्प्रिहेंशन है। देखो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन या इसका नाम कभी कभी क्लोज टेस्ट भी होता है, CLOZE, क्लोज टेस्ट, दोनों बातें सेम ही है। इसमें होता यह है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिस पैराग्राफ के कुछ कुछ वर्ड्स निकाल दिए गए होंगे। सो लेट्स रीड द डायरेक्शंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स or group of words given. Select whichever word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. सीधी सी बात है यार, यहाँ पे एक पैराग्राफ को लिया गया है जिस पैराग्राफ में हर सेंटेंस में से एक वर्ड को बाहर निकाल दिया गया। जैसे यहाँ पे द क्वेश्चंस वेदर, ये एक सेंटेंस है जिसमें यहाँ पे एक वर्ड को बाहर निकाल दिया गया। अब इस वर्ड के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस, अपॉन, ऑन, एट और ओवर। अब आपको बताना है कि इस ब्लैंक में इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वाला वर्ड फिट होगा तो इसका मीनिंग प्रॉपर्ली निकलेगा। सीधी सी बात बतानी है, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे वर्ड्स को निकाल के किया गया है जिसके लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ को फिट कर करके इसको पढ़ना है और बताना है कि किस वाले में कौन सा वाला ऑप्शन फिट हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 91 से स्टार्ट है ये और आई गेस 100 तक दिया है। एक कॉम्प्रिहेंशन में 10 दिए गए हैं। सो लेट्स रीड इट आउट एंड फाइंड आउट कि क्या यहाँ पे होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो, द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड, ठीक है। द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड एंड इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज वन विच हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ। अब यहां पे बात हो रहा है कि वॉर अगर कभी जस्टिफाई किया गया है या वॉर कभी जस्टिफाई हो पाया है, और अगर ऐसा हो पाया है तो किस कंडीशन में। इज वन विच हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ। अब यहां पे फोर्सिंग इटसेल्फ अपॉन, ऑन, एट या ओवर द अटेंशन ऑफ ऑल थॉटफुल मैन। अब देखो यहां पे जब भी इटसेल्फ अपॉन किसी भी चीज के ऊपर अगर हम कोई चीज को इंपोज करते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये चीजें तुम्हें देखनी है, सो इट शुड बी इटसेल्फ फोर्स अपॉन समबडी या फोर्स अपॉन समथिंग। सो इट शुड बी इट हैज बीन फोर्सिंग इटसेल्फ अपॉन द अटेंशन ऑफ ऑल द थॉटफुल मैन हो जाना चाहिए। So you cannot force on somebody, you cannot force at something, ये तो possible नहीं है। You put force on या you apply force on something अगर वो चीज literal होती है तब। over नहीं करते हैं तो we get upon as the correct choice. So 91 would go with option number A, ठीक है, upon हो जाएगा। आगे the attention of all thoughtful men. On this question I find myself in the somewhat dash position of holding that no single one of the combatants is justified in the present war
while not taking the extreme Tolstoyan view that war is under all circumstances a dash। ठीक है, अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट के आंसर्स हो सकते हैं, लेट्स रीड इट आउट। देखो यहां पे अब ये क्या कह रहा है, ऑन दिस क्वेश्चन आई फाइंड माई सेल्फ इन द समवॉट डैश पोजिशन। अब ऑथर कैसी पोजिशन में अपने आप को पा रहा है, सी अगर ऐसा लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज यहां पे हो रही है, देखो वॉर हो रही है सर्कमस्टांसेस में, किस सर्कमस्टांस में लोग जस्टिफाइड है, तो ये वॉर जैसी आई ये चीज नेगेटिव हो गई है। अब कोई भी आदमी खुश तो नहीं हो सकता इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी तक जितने भी थॉटफुल मैन हैं उनके अटेंशन पे देनी पड़ रही है चीज कि मतलब सच में बताओ कि चाहे लड़ने वाला जो मतलब विनर है या लूजर है, कोई सा भी जो विक्टोरियस हुआ या जो लूजर है, कोई भी खुश हो रहा है एक्चुअली में वॉर के बाद में, थोड़ी देर की खुशी वो अलग चीज है। तो यहां पे ही कह रहा है ऑन दिस क्वेश्चन आई फाइंड माई सेल्फ इन द समवॉट डैश पोजिशन ऑफ होल्डिंग दैट नो सिंगल वन ऑफ द कंबैटेंट्स इज जस्टिफाइड। कोई सिंगल आदमी भी जस्टिफाइड नहीं है, तो इस केस में वो क्या होगा, उसको थोड़ा दुख दर्द या फिर ऐसी पीड़ा पेन वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी। सो डिलाइटफुल यहां से बिल्कुल बाहर हो जाएगा, प्लेजेंट भी बाहर है और लवली भी बाहर है, इकलौता ऑप्शन दैट इज पेनफुल तब यहां पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। Somewhat painful position of holding as no single one of the combatants is justified in the present war while not taking the extreme Tolstoyan view। extreme Tolstoyan view की बात यहां पे नहीं करी जाए अगर तो भी that war is under all circumstances a dash, है ना। अब चलो यहां पे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। while not taking the extreme Tolstoyan view that war is under all circumstances a dash। देखो यहां पे अगर आप बात करो तो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारे सेम ही है, ड्यूटी वही होती है, ऑब्लिगेशन वही और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही, तो ये तीन ऑप्शंस तो यहां से हट सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर ये वाले में 93 वाले में अभी हमें डी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीन के ऑप्शन सेम है। सो लेट्स कंसीडर इट अ क्राइम फिलहाल। अब क्राइम के कॉन्टेक्स्ट से आगे वाला पढ़ते हैं, अगर सही निकला तो ठीक है, वरना फिर बाकी तीन पे जाएंगे। लेट्स गेट दैट वॉर इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अ क्राइम, ठीक है। ओपिनियंस ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ डैश रादर देन ऑफ थॉट। अब यहां पे थॉट की जगह कोई और चीज है जिसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है, तो थॉट के ऑपोजिट हम क्या देख सकते हैं, देखो ओपिनियंस ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ डैश रादर देन ऑफ थॉट। अब यहां पे फीलिंग है, सेंटिमेंट, रीजन या पेट्रियोटिज्म, कौन से वाले के साथ जाएंगे तब ये अपना सेंटिमेंट को ठीक कर पाएगा। देखो ओपिनियन ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ पेट्रियोटिज्म। देखो पेट्रियोटिज्म होगा तो वॉर तो नहीं होगा, रीजन भी वॉर नहीं होगा, सेंटिमेंट भी वॉर नहीं, इट शुड बी फीलिंग। ओपिनियंस ऑन सच अ सब्जेक्ट एज वॉर आर द आउटकम ऑफ फीलिंग rather than of thought। Given a man's emotional temperament, his convictions dash on war in general। देखो फीलिंग्स क्या है उन चीजों को लेके, है ना। सेंटिमेंट्स तो फटाफट शांत भी हो जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं, इसलिए सेंटिमेंट्स हटा रहे हैं। रीजन का जरूरत नहीं है, रीजन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, सो एक रीजन कोई नहीं मान सकते हैं। पेट्रियोटिज्म का मतलब है आप धरती से अपनी प्यार कर रहे हो, अपने कंट्री से प्यार कर रहे हो, इस वजह से आप वॉर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इट शुड बी अ फीलिंग दैट शुड बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, तभी उस ओपिनियंस के बेसिस पे वॉर को पहुंचा सकते हैं, वॉर तक हम जा सकते हैं। सो फिलहाल इन ऑप्शंस में से लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज फीलिंग। आगे बढ़ते हैं। रादर देन थॉट, गिवन अ मैन्स इमोशनल टेम्परामेंट, हिज कन्विक्शंस डैश ऑन वॉर इन जनरल। ठीक है, डैश ऑन वॉर। अब यहां पे ऑप्शंस जो है हमारे पास में वो बोल रहा है डैश ऑन वॉर इन जनरल एंड ऑन एनी पर्टिकुलर वॉर। तो यहां पे ऑन वॉर इन जनरल एंड ऑन एनी पर्टिकुलर वॉर, मतलब दो दो चीजें बोली जा रही है। हाउएवर तो यहां पे लगाएंगे तो मतलब नहीं बन पाएगा, बी भी यहां पे एज वेल एज नहीं बन पा रहा है, तो किस वाले के साथ जा सकते हैं यहां पे, देखो डिस्पाइट भी नहीं बनेगा, इट शुड बी बोथ, क्योंकि दो चीजें हैं। सो लेट्स गेट टू बोथ। तो क्या हो जाएगा, हिज कन्विक्शंस बोथ ऑन वॉर इन जनरल एंड ऑन एनी पर्टिकुलर वॉर विच में अकर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो बोथ बिल्कुल सही है यहां पे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा 95th में। आगे बढ़ेंगे तो ये निकल जाएगा वॉर विच मे अकर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कैन बी डैश विथ टॉलरेबल सर्टेनिटी। अब कैन बी डैश विथ टॉलरेबल सर्टेनिटी, कैन बी फॉट हो सकता था, अभी यहाँ पे फॉट या लड़ना तो है नहीं, तो फॉट जैसा ही कुछ लेना पड़ेगा, थॉट नहीं, इंटिमिडेटेड नहीं, सजेस्टेड नहीं, हेल्ड ले सकते हैं। यहाँ पे फॉट की बात हो सकती थी तो ज्यादा अच्छा होता, बट फिलहाल यहाँ पे हेल्ड की बात कर सकते हैं, जिसका मतलब है हो जाना। ठीक है, तो यहां पे 96 वाला वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी बेटा। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। विद टॉलरेबल सर्टेनिटी द आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड विल बी
mere reinforcements to convictions otherwise reached. The fundamental facts in this, as in all ethical dash, are feelings. अब देखो यहां पे हमने अभी किया था, ये जो सारी चीजों में जो ये चीजें हैं वो क्या है, फंडामेंटल जो है वो क्या है बेटा, फीलिंग है। अभी जस्ट यहां पे टिक किया था, देखो फीलिंग था, सेंटिमेंट था, रीजन था और पेट्रियोटिज्म था। चाहे आप यहां पे थोड़ा सा समझ के कर लो या फिर आगे से कनेक्ट करके कर लो, तब भी यहां पे ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, दैट इज फीलिंग्स आएगा। ठीक है बेटा, देखो आगे कहीं ना कहीं हिंट मिल ही जाता है। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो 97th वाला, 96th आई गेस हमने कर लिया है। ठीक है, 97 पे आते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड विल बी मेयर रीइंफोर्समेंट। जो आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट होंगी, मतलब वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेंगे उस चीज को। टू कन्विक्शंस अदरवाइज रीच्ड, द फंडामेंटल फैक्ट्स इन ऑल दिस, एज इन ऑल एथिकल डैश, आर फीलिंग्स। सारे जैसे हम सारे फंडामेंटल, सारी जो एथिकल चीजें होती हैं उसमें जैसे सब कुछ फीलिंग्स होता है, वैसे ही सेम यहां पे भी आर्ग्यूमेंट्स वही काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पे द फंडामेंटल फैक्ट्स इन दिस, एज इन ऑल एथिकल डैश, आर फीलिंग्स। देखो क्वेश्चंस तो नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं है, आंसर्स नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है, एक्सपीरियंसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एग्जैक्टली कुछ कह रहा है एथिकली, तो ये बाहर है। क्वेश्चन आंसरिंग तो हो नहीं रही है, एक्सपीरियंसेस मतलब एनीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस, अगर वो एथिकल कॉन्टेक्स्ट में है तो एक्सपीरियंस है वो। कोई कहा जाए, कोई कंडीशन हो, कुछ भी हो, दैट वुड बी एक्सपीरियंसेस। तो फिलहाल न्यूट्रल वर्ड एक्सपीरियंसेस है यहां के लिए। ठीक है, एथिकल एक्सपीरियंसेस आर फीलिंग्स। ऑल दैट थॉट कैन डू इज टू क्लैरिफाई एंड सिस्टमेटाइज द एक्सप्रेशंस ऑफ दोज फीलिंग्स, and it is such clarifying and systematizing of my own feelings that I wish to dash in the present article. ये कहना चाहता है कि मैं डैश होना चाहता हूं प्रेजेंट आर्टिकल में। नाउ व्हाट डज इट मीन, यहां पे क्या कहना चाहता है कि मुझे लेट्स वेट फॉर अ वाइल। क्वेश्चन ओके, सो आगे कह रहा दी आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड विल बी मेयर इन्फोर्समेंट टू कन्विक्शंस अदरवाइज रीच्ड, द फंडामेंटल फैक्ट्स इन दिस, एज इन ऑल एथिकल डैश, आर फीलिंग्स। ठीक है, यहां पे है क्वेश्चन आंसर स्टेटमेंट्स या एक्सपीरियंसेस। सी यहां पे कह रहा है कि जो फंडामेंटल फैक्ट है इस वाली बात में भी वो सेम वैसा ही है जैसे हर एथिकल चीज में होता है, वो क्या होता है, फीलिंग्स। तो एक्सपीरियंस, स्टेटमेंट्स, आंसर्स को हटाएंगे, यहां पे क्वेश्चंस के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पे हर एथिकल आंसर का, जो हर एथिकल क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, फीलिंग है। कि अगर आप एथिकली किसी चीज के बारे में सोचोगे तभी ऐसा होगा कि यार मेरी फीलिंग्स मुझे अलाउ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो इट शुड बी दिस ऑल एथिकल क्वेश्चंस आर फीलिंग्स। जैसा कि अभी उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है फीलिंग्स, वैसे ही यहां पे कोई भी एथिकल क्वेश्चन होगा उसका आंसर फीलिंग्स ही होगा। और ये सेम चीज हमने ऊपर भी कनेक्ट करी थी। ठीक, ऑल दैट थॉट कैन डू इज टू क्लैरिफाई एंड सिस्टमेटाइज द एक्सप्रेशन। थॉट्स क्या कह सकते हैं, सिस्टमेटाइज कर सकते हैं, मतलब उसको प्रॉपरली सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इट इज सच अ क्लैरिफाइंग एंड सिस्टमेटाइजिंग ऑफ माई ओन फीलिंग दैट आई विश टू डैश इन द प्रेजेंट आर्टिकल। और वही ये चीज है जिसकी वजह से मैं इसमें अपने आप को एंगेज कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं। ठीक है, दैट आई विश टू डैश इन द प्रेजेंट आर्टिकल, एंगेज, प्रेज, अटेम्प्ट या कमेंड इन द प्रेजेंट आर्टिकल। चलो देखते हैं। And it's such a clarifying and systematizing of my own feeling that I wish to dash in the present article. तो engage possible है, praise गलत है, comment गलत है, यहाँ पे attempt हो सकता है या engage हो सकता है। See, ये जो ऑथर है ये इसमें सिर्फ इंगेज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में अटेम्प्ट कर रहा है चीजों को बाहर निकालने की या फिर जो चीजें हैं उनको क्लैरिफाई करने की। सो बेटर शुड बी अटेम्प्ट, इट शुड बी अटेम्प्ट, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आई विश टू अटेम्प्ट इन द प्रेजेंट आर्टिकल। इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर इज जनरली डैश फ्रॉम अ ज्यूरिडिशियल, कासी ज्यूरिडिशियल, देखो यहां पे In fact, the question of rights and wrongs of a particular war is generally dash from a judicial and quasi judicial। फिर आगे दोनों चीजें एग्जैक्टली दी हुई हैं, तो चलो देखते हैं 99 में हम क्या ले सकते हैं। जनरली डैश फ्रॉम अ जुडिशियल और कासी। ठीक, इन फैक्ट द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑफ अ पर्टिकुलर वॉर इज जनरली क्या करा जाता है फ्रॉम अ जुडिशियल और कासी जुडिशियल डैश।
ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, इनफैक्ट जो नॉर्मल है, क्वेश्चन है कि राइट है कि रॉन्ग है, इसको हमें किस किस पर्सपेक्टिव से देखना होता है, इसे में देखना होता है किन किन पर्सपेक्टिव से, ज्यूरिडिशियल और क्वासी ज्यूरिडिशियल, दो पर्सपेक्टिव से हमें इसको देखना होता है। तो यहां पे देखने का, सी यहां पे ट्रांसफर्ड और ओपाइंड की बात नहीं होगी, कंसिडर्ड या ऑब्जर्व्ड। सी इट्स नॉट सिंपली ऑब्जर्विंग थिंग्स, इट्स कंसिडरिंग थिंग्स एंड फाइंडिंग आउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो सिर्फ ऑब्जर्व करने से मतलब नहीं बनेगा बेटा, तो ए वाले के साथ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे फिर आगे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल डैश, पॉसिबिलिटी, फॉर्मूला, फोर्स या स्टैंड पॉइंट, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? देखो ये दोनों क्या चीजें हैं, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको अप्लाई करके एक अल्टीमेटली प्रूवन फैक्ट निकाल लोगे, फोर्स भी नहीं है, इट्स अ स्टैंड पॉइंट, मतलब क्या है, एक फिक्स से स्टेटमेंट्स बने हैं, उनके बेसिस पे इफ दीज थिंग्स अग्री तो ये चीजें मान्य ही होंगी या मानी जाएंगी। ठीक है, तो इट शुड बी स्टैंड पॉइंट जो यहाँ पे एकदम करेक्टली प्लेस हो सकता है। चलो, सो 100 वाला जाएगा डी के साथ में और 99 को जाना चाहिए ए के साथ में। ठीक है, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 की बात करते हैं। द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 है ये। द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिस ईयर इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश, द लॉरेट्स हार्नेस्ड एवोल्यूशन एंड यूज्ड इट इन द डैश विद अमेजिंग रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिस ईयर इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश। इस साल किस चीज के लिए केमिस्ट्री का जो प्राइस मिला है वो किस चीज के लिए है? इट्स अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ डैश, एवोल्यूशन, डिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन या इनवोल्यूशन। तो अल्टीमेटली इसमें डिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, इनवोल्यूशन तो नहीं कर सकते हम, ये तो कॉमन सेंस से ही पता चलेगा, एवोल्यूशन। ठीक है, द लॉरेट्स हार्नेस्ड एवोल्यूशन, देखो यहां पे वापस से एक बार हिंट मिल गया है इस चीज का। सो द लॉरेट्स कौन होते हैं? जिनको वो मिला होता है प्राइज, जो उसके काबिल होते हैं उनको लॉरेट्स बोलते हैं बेटा। द लॉरेट्स हार्नेस्ड एवोल्यूशन एंड यूज्ड इट इन द, देखो यार यहां पे जो 101 का आंसर था ना वो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एवोल्यूशन, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एवोल्यूशन। ठीक है, आगे देखो, एंड यूज्ड इट इन द डैश विद अमेजिंग रिजल्ट्स। अब उसको ये क्या करेंगे, दे हार्नेस एवोल्यूशन और उसको क्या किया उन्होंने, यूज कर लिया। कहां पे यूज करने की वो है, अगर मान लो कोई केमिस्ट्री का कोई वो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सो उसके लिए हमें क्या चीज जनरलाइज, क्या ऑप्शन ले सकते हैं? देखो माइक्रोस्कोप है, फील्ड है, मार्केटर, लेबोरेटरी है। अब रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी अ माइक्रोस्कोप, फील्ड या मार्केट। एक जनरलाइज टर्म क्या होगा बेटा? लेबोरेटरी होगा, उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। विद एन अमेजिंग रिजल्ट्स, फ्रांसिस एच आर्नल्ड, एन अमेरिकन हु वाज गिवन 1/2 ऑफ द प्राइज, use directed evolution to dash variants of naturally occurring enzymes that could be used to dash। ठीक है, अब यहां पे naturally occurring enzymes जो हैं उनको कुछ किया जा रहा है, मतलब naturally occurring को हमें शिफ्ट करने की बात होगी। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्टेड एवोल्यूशन टू डैश समथिंग वेरिएंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स, अगर नेचुरल को हम किसी चीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीज डेफिनेटली आर्टिफिशियल हो जाएगी या फिर मैन मेड वाले कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। सो इनहिबिट है, हैम्पर है, होल्ड बैक है। इनहिबिट गलत, हैम्पर गलत, होल्ड बैक गलत, इट शुड बी सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब सेम वही कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई। ठीक है, तो यहां पे सिंथेसाइज वेरिएंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स दैट कुड बी यूज्ड टू डैश। अब फिर यहां पे आगे एक नया कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, दैट कुड बी यूज्ड टू डैश। अब सिंथेसाइज करने के लिए जो उन्होंने वेरिएंट्स लिए हैं वो क्या करे, इसके साथ में क्या किया जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। यूज्ड टू डैश बायोफ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब बायोफ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स को क्या किया जाएगा? देखो कंस्टिट्यूट है, सिंक है, मैन्युफैक्चर और रिजॉल्व है। सी रिजॉल्व, सिंक और कॉन्स्टिट्यूट की जगह इट शुड बी मैन्युफैक्चर। यू कैन मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, है ना? तो सी वाले ऑप्शन के साथ में 104 वुड गो विद। ठीक, 105 के बारे में बात करते हैं। द अदर हाफ वेंट टू जॉर्ज पी स्मिथ, ऑल्सो ऑफ द यूएस, एंड सर ग्रेगरी पी विंटर फ्रॉम द यूके, हु इवॉल्व्ड एंटीबॉडीज टू डैश। अब जिन्होंने एंटीबॉडीज को इजाद किया या बनाया या ऐसे कह दो एवोल्यूशन उन्होंने ही किया था, उनके पास लोग गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चीज को इवॉल्व किया जो क्या था अल्टीमेटली, हु इवॉल्व्ड एंटीबॉडीज टू डैश ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब एंटीबॉडीज बन रही हैं तो डेफिनेटली वो फाइट बैक करने के लिए बनी होंगी। सो यहां पे कॉम्बैट, सपोर्ट, ऑब्जर्व या इनवाइट, ए बी सी डी सीधा सीधा बाहर, बच रहा है ए वाला कॉम्बैट, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। देखो यार यहां पे कुछ सुपर इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज एंड इवन
मेटास्टैटिक कैंसर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेज डिस्प्ले। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये खत्म हो चुका है 95 पे ही, 105 पे ही। लेट्स गेट अहेड एंड सी की क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात यहाँ पे होगी। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चंस आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं। Given below are some idioms phrases followed by 4 alternative meanings to each. Choose the response A, B, C or D which is the most appropriate expression. ठीक, अब यहाँ पे कई सारे आपको idioms and phrases दिए गए हैं, जिसमें से कुछ में आपको सिर्फ अंडरलाइन किया गया है पूरा idiom, और कई जगह पे ऐसा हो सकता है, मतलब अगर इस वाले में क्वेश्चन नहीं है तो मे बी नेक्स्ट पेपर में हो सकता है। जनरली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें अंडरलाइन पार्ट को ईडियम, अंडरलाइन पार्ट जो है वो ईडियम होता है, उसका आपको मीनिंग बताना होगा। यहाँ पे अल्टीमेटली सिर्फ ईडियम और फ्रेजेस ही दिए गए हैं, कोई सेंटेंस में इनको यूज नहीं किया गया है। आपको इनको पढ़ना है और बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा वाला इनका मीनिंग है। इतनी सिंपल सी काम करनी है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है अ मैच मेड इन हेवन का मतलब क्या होता है। अगर हम जैसे किसी को बोलते हैं कि इनका जोड़ी तो मतलब स्वर्ग में बनी है या फिर भगवान नहीं बनाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसी शादी जो बहुत खुश चल रही होती है या फिर बहुत अच्छी चल रही होती है, उसको बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, सी हाउ हैप्पीली दे आर लिविंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं अ मैच मेड इन हेवन, है ना। तो चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखो, अ मैरिज दैट इज सोलेमनाइज्ड फॉर्मली, अरे यार बिल्कुल नहीं, बाहर हो जाएगा। बी, अ मैरिज दैट इज अनसक्सेसफुल, एकदम ऑपोजिट हो गया, बाहर हो जाएगा। अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, बिल्कुल यहाँ पे बात है। अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, बिल्कुल बाहर है, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आता है नेक्स्ट, अ कल्चर वल्चर। कौन है यहाँ पे कल्चर वल्चर? देखो, ऐसा आदमी जिसको अपने रीति रिवाजों से, अपना जितने भी कस्टम्स होते हैं, जितना कल्चर होता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है कि भाई मेरे पुराने टाइम पे क्या रहा होगा या इसके पहले क्या रहा होगा, क्या चीजें फॉलो होती हैं, उसको कल्चर वल्चर बोलते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, समवन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर, बिल्कुल ठीक है। समवन हु वांट्स टू डिफेंड एंशिएंट कल्चर, नहीं, डिफेंड यहाँ पे करने की बात नहीं हो रही है। हु लाइक्स एंड एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर की बात होती है। समवन हु इज अशेम्ड ऑफ वन्स ओन कल्चर, बिल्कुल ही भंटाधार कर दिया इन्होंने तो। नेक्स्ट है समवन हु लुक्स एट हिज और हर कल्चर क्रिटिकली, नहीं नहीं, क्रिटिकली नहीं देखना है उस चीज को, है ना, गलत हो जाएगा ये। 107 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलो 108 पे आते हैं। A death blow. What do you mean by death blow? देखो, ऑप्शंस हैं to be nearly dead, next है to be deeply afraid to death, to beat someone to death, to beat someone to death। अच्छा, an action or event which causes someone to end or fail। ठीक, देखो देखो यहां पे अगर डेथ की बात हो रही है तो यहां पे जो डायरेक्ट ऑप्शन इनको तो बाहर कर देते हैं। डेथ ब्लो का मतलब टू बी नियरली डेड गलत है, टू बी डीपली अफ्रेड टू डेथ गलत है, सी टू बी समवन टू डेथ ये भी गलत है, डी देखो एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल, ऐसा कोई एक्शन हो जो किसी चीज को फेल कर दे या खराब कर दे या खत्म कर दे कि भाई इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे ब्रेक फेल हो जाना, है ना, तो मान लो ऐसा कभी ऐसा अजीब तरीके से ब्रेक दबा दे तो कि ब्रेक टूट गया या फेल हो गया, तो उसको हम अ डेथ ब्लो बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन या एक्शन जिससे कोई चीज एंड हो जाए, खत्म हो जाए या फेल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इट्स अ डेथ ब्लो। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। 109 पे चलते हैं। द ज्वेल इन द क्राउन, इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज होती है। जैसे मान लो एक क्राउन है, अगर मैं एक क्राउन बनाऊं, सो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट स्टिल यहां पे क्राउन बना रहा हूं मैं। अगर ऐसा क्राउन है तो यहां पे सबसे जो बेशकीमती होता है वो वाला हीरा लगा होता है। सो इट्स अ ज्वेल इन द क्राउन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूरा हार इंपॉर्टेंट होगा, यहां पर भी बहुत सारी चीजें लगी होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो ये ज्वेल होगा, इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पूरे जितनी भी चीजें रखी हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बोलते हैं द ज्वेल इन द क्राउन। ठीक है, चलो देखो आगे इसमें क्या ऑप्शंस हैं। समवन हु हैज मेनी स्किल्स, गलत है, ये गलत है। बी देखो, समथिंग दैट वन वांट्स, गलत है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, बिल्कुल सही है। द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द किंग, डायरेक्टली मीनिंग्स तो हम लेते ही नहीं है बेटा। ठीक है, सो ए, बी और डी बाहर है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर चॉइस। नंबर 110 देखते हैं। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, अब इसका मतलब होता है
कि आप सिर्फ मतलब चीजों का एक्सेप्ट ना कर लो, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट ना करो, जबरदस्ती का कुछ गलत सलत अज्यूम करके अपने आप में खुश रहने लगो। दैट इज टर्म्ड एज टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। देखो, टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट, नहीं, झूठी जिंदगी जीना नहीं। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज, डेफिनेटली दिस इज व्हाट इट इज। सी कह रहा है टू बिलीव दैट थिंग्स यू वांट विल हैपन, नहीं। डी कह रहा है टू एंजॉय योरसेल्फ बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये बिल्कुल भी नहीं, एक्स्ट्रा वेगेंस का यहां पे कोई मतलब नहीं है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी सीधा सीधा बाहर है। 111 देखो, अ रॉटन एप्पल। अब जब भी यहां पे रॉटन एप्पल का कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि कोई भी चीज ऐसी है जो क्या है, बेकार सी है। जैसे मान लो आपके ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक इतना बेकार है जो कभी पैसे नहीं खर्च करता है या हमेशा लड़ाई करवा देता है लोगों में, उसको हम बोलते हैं ही इज अ रॉटन एप्पल बेटा, ठीक है। सो रॉटन एप्पल हो जाएगा टू रिमूव समथिंग विच इज रॉटन, नहीं। वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, अ लविंग एंड काइंड पर्सन, अ डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन विद बैड हैबिट्स। तो कौन से वाले के साथ जा सकते हैं बेटा? एग्जैक्टली जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी फिर से बाहर हो जाएंगे, तो बी के साथ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 111 के बाद लेट्स गेट टू 112। टू वोट विद योर फीट। अच्छा देखो, वैसे तो हाथ के उससे उंगली से वोट करते हैं, है ना। अगर मान लो कोई अपने फीट से वोट कर रहा है तो यानी कि आपने जबरदस्ती उस चीज को किया है, आप उस चीज के फेवर में नहीं हो या आप वो चीज नहीं करना चाहते हो। तो लेट्स गेट टू द ऑप्शंस, देखते हैं क्या है। पहला है टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, बिल्कुल ठीक है। टू रिप्लेस समथिंग इंपॉर्टेंट, नहीं 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 नहीं, बी बाहर हो जाएगा। टू चेंज समथिंग यू मस्ट डू, नहीं, चेंज करने की बात नहीं हो रही है। टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ओपिनियन, नहीं, इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग। कोई ऐसी चीज दिखाना कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं बट तुम कह रहे हो तो जबरदस्ती मैं इस चीज को कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टू वोट विद योर फीट, ठीक है। 112 के बाद लेट्स गेट टू 113। वर्बल डायरिया। वर्बल डायरिया जब किसी को होता है तो वो क्या करता है? देखो, वर्बल का मतलब है बहुत ज्यादा बोलना, डायरिया का मतलब है वो चीज रुक ही नहीं रही है। तो वर्बल डायरिया का मतलब है इतना ज्यादा बताना, इतना ज्यादा बोलना कि आपको लगे भाई अब तो चुप हो जाओ प्लीज। ऐसे कुछ होते हैं ना लोग कि अपनी बातें स्टार्ट करी तो बस बोलते ही चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, उनको बोलते हैं यू हैव गॉट अ वर्बल डायरिया। सो इसके लिए हमारे पास में टू बी सिक गलत है, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन गलत है, टू बी अ गुड ओरेटर गलत है, टू टॉक टू मच सही है। देखो, ओरेटर का मतलब होता है एक वाक्य मतलब ऐसा कोई जो बढ़िया बोलता हो। सो इफ समबडी इज अ गुड ओरेटर, वो बहुत अच्छी तरीके से बोलेगा, बहुत अच्छी चीजें बोलेगा एंड यू वुड लव टू लिसन टू दैट। तो इसलिए ये यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। इट इज टू टॉक टू मच, दैट इज कि जब वो बोरिंग या इरिटेटिंग सा लगने लगे, दैट्स हाउ इट गेट्स टू वर्बल डायरिया। अगला क्वेश्चन है 114th। टू सेल क्लोज टू द विंड। अच्छा, अगर मैं बोलूं टू सेल क्लोज टू द विंड, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मैं हवा, जितनी तेज हवा चल रही है या हवा के एकदम पास में मैं सेल कर रहा हूं, तो उतनी तेज अगर मैं सेल कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे लिए काफी डेंजरस हो जाएगा, है ना, काफी खतरनाक हो जाएगा। मान लो हवा चलते चलते एकदम से ऐसी चलने लगी, स्टॉर्म हो गया और मेरी नाव के साथ साथ मैं भी बह गया। सो व्हेन समबडी सेल्स क्लोज टू द विंड, ऐसा कोई काम वो करने लग रहा है जो काफी ज्यादा खतरनाक या डेंजरस है या रिस्की है, उसकी बात होती है बेटा। So to pretend to be something that you are not गलत है। To be in a some unpleasant situation, no, it's not unpleasant। ऐसा कुछ जो डेंजरस है, unpleasant नहीं। unpleasant का मतलब होता है खुश ना रहने वाला। So that's not the option। सी कह रहा है to be destroyed by a belief। अभी belief destroy करा नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ dangerous situation में आए हैं। To do something that is dangerous। So D ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। 115 पे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, इसको आप पढ़ सकते हो अ डबल एंटेंडर, लेकिन ये बेटा एक फ्रेंच वर्ड होता है। डबल एंटेंडर को हम पढ़ते हैं ड्यूब लॉन्ट्रे, इसको पढ़ते हैं ड्यूब लॉन्ट्रे। ये कई सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है, ये फ्रेंच वर्ड है ड्यूब लॉन्ट्रे। ड्यूब लॉन्ट्रे है ये। ड्यूब लॉन्ट्रे का मतलब होता है डबल मीनिंग बोलना, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ड्यूब लॉन्ट्रे को कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे? अ ड्यूब लॉन्ट्रे। डबल एंटेंडर नहीं पढ़ते हैं, इट्स ड्यूब लॉन्ट्रे। इसके ऑप्शन ढूंढते हैं। टू लुक एट समवन और समथिंग ट्वाइस, किसी चीज की तरफ दो बार देखना, नहीं। अ सिचुएशन इन विच यू कैन नॉट सक्सीड, अ वर्ड विच हैज टू मीनिंग्स, या समथिंग दैट कॉजेज बोथ एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स। तो लेट्स गेट टू ऑप्शन नंबर सी। जिसका दो मतलब होता है, इसको ड्यूब लॉन्ट्रे बोलते हैं बेटा, ठीक है। वैसे तो आप डबल से भी इसका कॉन्टेक्स्ट समझ ही सकते थे, लेकिन फिर भी ड्यूब लॉन्ट्रे का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिसका दो मीनिंग्स हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना अजीब सी चीजें जिसके दो डबल मीनिंग्स निकलते हैं इंप्रेशन झाड़ने के लिए, तो वही होता है ड्यूब लॉन्ट्रे। 116 कह रहा है टू कट योर ओन थ्रोट। अब यहां पे क्या कह रहा है? अगर आप अपना गला काट लेते हैं या कोई अपना गला काट लेता है, तो
तो मतलब वो चीज जानबूझ के तो नहीं करेगा, इसका मतलब ऐसा एक्सट्रीमली गुस्से में है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है। सो दैट इज टू कट योर ओन थ्रोट, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, टू बिहेव इन अ रिलैक्स मैनर, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। देखो सी और डी तो सीधा बाहर हो जाते हैं, कोई चीज करना छोड़ देना ये तो गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे somebody is cutting your own throat, तो ए बाहर है, बच रहा है बी वाला, टू डू समथिंग बिकॉज यू आर वेरी एंग्री, दैट इज इट्स करेक्ट आंसर चॉइस। सो 116 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी बेटा। चलो अगला 117 देखते हैं। 117 देखो, कुक द बुक्स। अब यहां पे कुक द बुक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टू डू समथिंग दैट स्पॉइल्स समवन्स प्लान, टू टेल अ फॉल्स स्टोरी, टू बी वेरी एंग्री। सी, जब हम कुक द बुक बोलेंगे इसका मतलब है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गलत सलत लिख देना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ ऐसा गलत सलत बता देना जिससे फिर चीजें जो रिकॉर्डेड हैं वो गड़बड़ हो जाए या बेकार हो जाए, इसको बोलते हैं कुक द बुक्स। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। बी, टू डू समथिंग दैट स्पॉइल समवन्स प्लान, नो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज स्पॉइलिंग समबडीज प्लान। टू टेल अ फॉल्स स्टोरी, नहीं, ना फॉल्स स्टोरी ना ट्रू स्टोरी, दैट्स नॉट द मैटर। डी, टू बी वेरी एंग्री, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल इसको कहने की, सो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ फिलहाल जाएंगे। 118 देखते हैं, चेंज योर ट्यून। इफ समबडी इज चेंजिंग हिज ट्यून, सो इसका लिटरल मीनिंग तो नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। टू लिसन टू अ गुड म्यूजिक, इट्स वेरी रॉन्ग क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है। टू डू थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू डू, बी के साथ भी नहीं जाएंगे फिलहाल क्योंकि यहाँ पे चेंज करने की बात हो रही है। मे बी दैट्स अ वॉलंटियर चेंज, वॉलंटरली चेंज किया है। टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज। हाँ देखो, व्हेन समबडी चेंजेस समबडीज ट्यून, जैसे मान लो मैं किसी से गुस्से में बात कर रहा हूँ, एकदम से मैं पोलाइट हो जाऊँ तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा ना कि यार अगर मैं गुस्से में बात करूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली आई हैव टू चेंज माई ट्यून। क्यों? क्योंकि मेरा फायदा अपना निकल रहा है ट्यून चेंज करने में। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। इफ somebody is changing somebody's tune, इसका मतलब है वो अपना चेंज कर रहा है ओपिनियन, क्योंकि उसी ओपिनियन को चेंज करने से उसको एडवांटेज मिलने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए 119 देखते हैं। दिस इज ब्लू ब्लड। देखो ब्लू ब्लड की जब बात होगी तो रॉयल्टी दिखाने की बात होगी, है ना, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्लास, सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा होना, इसको ब्लू ब्लड बोलते हैं, याद रख लो इस चीज को। टू स्वालो पॉइजन, नहीं, जहर कोई नहीं पी रहा है अभी। टू बी ओवरली इंटरेस्टेड इन समवन, नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। टू सडनली बिकम जेलस, ये तीनों देखो बाहर हो गए, तो क्या बच रहा है? डी ऑप्शन। टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स में से एक है। नेक्स्ट इज 120 इज कट द क्रैप। कट द क्रैप क्या है? एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। किसी को ऐसा बोलना कि इम्पोलाइट चीजें मत बोलो, इम्पोलाइट तरीका किसी को कहने का कि भाई ये मत बोलो, ये सच नहीं है, मतलब एकदम गुस्से में बोल रहे हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये झूठ मत बोलो, मेरे बारे में अफवाह मत फैला लो, इसको बोलते हैं बेटा कट द क्रैप। बी देखो, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू, नहीं। सी कह रहा है टू टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, नो दिस इज नॉट द थिंग। डी, टू अपसेट समवन बाय क्रिटिसाइजिंग देम, नहीं, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, यू आर सिंपली लाइक स्कोल्डिंग देम कि भाई मेरे बारे में झूठी अफवाह मत फैलाओ। जब कोई ऐसा करेगा तो यू कट द क्रैप, है ना, गुस्सा करने लगते हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इम्पोलाइट वे में आप बोलने लगते हो कि ऐसा मत करो, गुस्सा मत करो, मतलब मेरे बारे में अफवाह मत फैलाओ, दैट्स हाउ यू स्टार्ट टेलिंग देम। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज पेपर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आगे के नेक्स्ट सेशन के पेपर्स को सेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए और कॉन्सेप्ट्स को साथ में रिवाइज जरूर करते चलिएगा। टेक केयर, जय हिंद।